अस्सलाम वालेकुम। वेक्टर की प्लेलिस्ट में आज ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पास पेपर के एमसीक्यूज़ करेंगे जो डिफरेंट बोर्ड्स में आए हैं पंजाब के। 11th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर 2 के पास पेपर की प्लेलिस्ट है, उसमें ये लास्ट लेक्चर है। इस प्लेलिस्ट में जो जितनी भी वीडियोस हैं वो पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ का सलूशन है और ये लास्ट वीडियो है। इसकी डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। 36 एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं। 37 एमसीक्यूज़ है। इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट देन इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी अगर बॉडी रेस्ट में होगी? 4 ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से बताना है बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी। पहली ऑप्शन है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी डायनामिक, तीसरी ट्रांसलेशनल, चौथी अनस्टेबल। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब होती है जब बॉडी रेस्ट में हो, तो इसका आंसर ये है। बहरहाल दूसरी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, रेस्ट में ना हो लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो फिर उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर बॉडी पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो हो, मीन सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें दो किस्म के शामिल होंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस और या एक्स डायरेक्शन, या सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, ये दोनों ज़ीरो होंगी तो तब सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ज़ीरो होगा। ये जब दोनों ज़ीरो होंगे तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो भी यही कहती है, ये फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम है ये वाली। तो एक और एमसीक्यूज पूछा जाता है कि फॉर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑप्शन होगा, या एक और इस तरह वर्डिंग चाहिए होती है, द कंप्लीट रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो वाली ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर ये ना हुई तो किसी एक ऑप्शन में ये दोनों होंगे, सिग्मा एफ एक्स और इज इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उस पर क्लिक करना है। तो द रिक्वायरमेंट फॉर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाले एमसीक्यूज में आप ये करना है कि या तो ये होगी ऑप्शन सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, या ये दो ऑप्शन एक ही, ये दोनों, ये सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एक ही ऑप्शन में लिखा होगा, फिर उसे क्लिक कर देना है। डी ऑप्शन जो दी गई है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में आपने 9th क्लास के चौथे चैप्टर में पढ़ा है। अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए और फिर छोड़ दिया जाए और अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस ना आए तो उसे अनस्टेबल कहते हैं। अगर आ जाए तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर वो कोई नई पोजीशन इख्तियार कर ले तो उसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये हमने चारों ऑप्शन के सारा देख लिया। एक और ऑप्शन हो सकती है, तो उसका मैंने 39 एमसीक्यूज बनाया। वो है द रिक्वायरमेंट फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज़। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है? ये ई नहीं, ये टार्क लिखना था मैंने। तो सम ऑफ ऑल टार्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो फिर बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन कौन सी है? तो वो भी यही होगी, सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो, ये होगा। इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो तीसरी वर्डिंग ये हो सकती है, द कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज, ये सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। द कंडीशन फॉर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो जो हमारा मेन एमसीक्यू था वो था, अगर बॉडी रेस्ट में हो तो कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन हमने दूसरी भी इक्विलिब्रियम की हर किस्म की टाइप भी पढ़ ली ताकि उससे भी जो एमसीक्यू हैं ताकि सॉल्व हो सके। 40वां एमसीक्यू था वेक्टर का। द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म बाय ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू। ये दो एडजेसेंट साइड है, आपकी किताब है एफएससी की बुक पेज नंबर 36 है, उसकी फिगर ये है 2.12D। नीले रंग का एक बना हुआ है साइड पैरेललोग्राम की, ये वेक्टर ए है। ग्रीन कलर की पैरेललोग्राम की दूसरी साइड है, वो है वेक्टर बी। इन दोनों के एंगल थीटा है और ये इन दोनों की एडजेसेंट साइड है, यानी दो एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, इस पॉइंट पे दोनों के साथ मिल जाती हैं। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? आपके बुक में लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और आगे होता है ये नॉर्मल वेक्टर एन। लेकिन मैग्नीट्यूड में नॉर्मल वेक्टर एन नहीं होता, मैग्नीट्यूड में सिर्फ ए बी साइन थीटा होता है। तो एमसीक्यूज में ये जो हमें पूछा गया था कि ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी दो साइड दो वेक्टर से मिली हों, दो एडजेसेंट साइड, उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया भी साइन थीटा होगा, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। 41 एमसीक्यूज, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन टार्क विल बी। तो इधर मैंने पोजीशन वेक्टर की जगह लिखा ना आर एंड फोर्स एफ। इफ पोजीशन वेक्टर
एंड फोर्स एफ आर इन सेम डायरेक्शन दैन टार्क विल बी। टार्क का फार्मूला ये टार्क का मैग्नीट्यूड है, इसको ये दोनों तरीकों से शो कर सकते हैं। आमतौर पे इस तरीके से शो किया जाता है टार्क का मैग्नीट्यूड, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एम मोमेंट हम इसे कह लें। तो ये फोर्स अप्लाई की है जो थीटा जो है इस पे डिपेंड करेगी कि टार्क में मिनिमम कब होगी मैक्सिमम कब होगी, या जो हमारी कंडीशन है कि सेम डायरेक्शन है तो उसमें क्या करेंगे। आर और एफ दो वेक्टर हैं, आर और एफ। आर पोजीशन वेक्टर है, आर पोजीशन वेक्टर है, जो एफ है वो फोर्स है। तो ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन की मीन्स इन दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो है, थीटा ज़ीरो होगा। साइन थीटा साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन थीटा की जगह साइन ज़ीरो पुट गया, वो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, इस सबको ज़ीरो कर देगा, तो आंसर आया ज़ीरो। MCQ जो था, अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स सेम डायरेक्शन में तो टार्क क्या होगी, ज़ीरो होगी। दूसरी वर्डिंग में ये भी पूछा जा सकता है, अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स सेम डायरेक्शन में तो टार्क क्या होगी, मिनिमम। अगर मिनिमम वाली ऑप्शन हो, ज़ीरो वाली ना हो, मिनिमम वाली हो, तो आप मिनिमम वाली को क्लिक कर लें। 42 MCQ इस तरह पूछा जा सकता है, अगर पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बनाए, मीन्स परपेंडिकुलर हों, तो फिर क्या होगी टार्क। साइन तो थीटा की जगह 90 पुट करें, साइन 91 होता है तो ये लिख दें आर एफ साइन 90 की जगह 1, तो आर एफ आएगा जवाब। तो अगर ये MCQ पूछा जाए, अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स एक दूसरे को 90 के एंगल बनाएंगी तो टार्क क्या होगी, फिर टार्क आर एफ होगी। या दूसरी अगर ऑप्शन में आर एफ ना होगा तो फिर ये ऑप्शन होगी मैक्सिमम, तो फिर आप मैक्सिमम को कर देंगे क्लिक। 43 MCQs है, 43 MCQs है। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए विल बी गिवन बाय। तो ये प्रोजेक्शन का ये फिगर आपकी बुक में है 2.10 ए और बी, दो फिगर हैं, ए फिगर 2.10 ए और 2.10 बी आपकी बुक में है, वो बनाई हुई है मैंने, सेम फिगर बनाई है, सेम मार्कर यूज़ किए हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए चेक करते हैं पहले। ये वेक्टर नीला ए है, रेड कलर का वेक्टर बी है। इस रेड कलर का वेक्टर का साया जो एक पर होगा वो डॉट लाइन शो कर दिया है। अब इतना होगा साया, इधर से लेके जहाँ तक डॉट लाइन है, इतना सा, जहाँ से नीला वेक्टर शुरू है और जहाँ तक ये डॉटेड लाइन काली उसके साथ आगे टच हो गई है, इतना इसका साया, इतना सा। तो ये जो इधर से स्टार्ट हुई प्रोजेक्शन, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, वेक्टर बी का इसके ऊपर प्रोजेक्शन या साया इतना होगा, इतना बस ये साया होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये एंगल थीटा, तो ये होगा बी कोस थीटा के। तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए देख लिया, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए बी कोस थीटा। अब एक और समझ लेते हैं, एक और MCQ, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। सेम क्या है, डायरेक्शन भी सारे सेम वेक्टर हैं, ए और बी, नीला वेक्टर ए है और बी रेड वेक्टर बी है। अब ए का बी के ऊपर साया ये होगा कि इधर से डॉट बनाएंगे, ऐसे लाइन आएगी। फॉर एग्जांपल पीछे से हमने कोई टॉर्च रखी है, वो लाइट इस पर आ रही है, तो पीछे इतना साया बन जाएगा इसका, इधर से लेके इधर तक इसका साया बन जाएगा, ऐसे इधर से स्टार्ट होगा, इतना साया बन जाएगा। ये एंगल थीटा, तो ये क्या होगा, ए कोस थीटा होगा। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल पीछे से इधर को टॉर्च रखी हुई है, इधर जहाँ पे मार्कर की ये टिप है, तो सारा इधर ये जो वेक्टर है ये तीर है, तो ये रोशनी को रोक लेगा, पीछे इसका साया बन जाएगा इतना। इसी तरह अगर इधर से हमने को टॉर्च रखी हुई है तो ये सारा ब्लैक कवर हो जाएगा, ये रोशनी ये तीर जो है रोक लेगा, पीछे इसका साया बन जाएगा इतना। तो इस तरह बनाते हैं प्रोजेक्शन। अब हम इसकी थोड़ा वैल्यू निकालते हैं। हमने देखा कि बी का अलोंग ए के अलोंग प्रोजेक्शन है बी कोस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग है बी कोस थीटा, ये हमने इधर से चेक कर लिया। बी कोस थीटा की वैल्यू ज़रा डिफरेंट तरीके से पूछी थी MCQs में, ये हमने एक दफ़ा तय कर लिया, इसका प्रोजेक्शन बी कोस थीटा है। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा के, इधर से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये बच गया बी कोस थीटा। लेकिन हम जानते हैं बी कोस थीटा किसके बराबर है, बी कोस थीटा बराबर है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ये बी कोस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो हमने लिख दिया प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए क्या बराबर है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ये ए जो नीचे लिखा हुआ है इसके ऊपर मैंने तीर नहीं बनाया, ये ए का मैग्नीट्यूड है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए MCQs में आएगा, तो आंसर ये होगा ए डॉट बी, ए बी का ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और उस डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ इस तरह होगा बी कोस थीटा, ज़्यादा चांसेस है ये वाला होगा, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े स्टूडेंट को, इसलिए उसने इस तरह भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी। इस तस्वीर में हमने देखा कि ए का बी के अलोंग जो है प्रोजेक्शन वो ए कोस थीटा है, तो हमने लिख दिया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी किसके बराबर है, ए कोस थीटा के। इधर डॉट प्रोडक्ट लगाया, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा के।
बी इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, पीछे बच गया ए कोस थीटा। ए कोस थीटा किसके बराबर है, प्रोजेक्शन है ए का लॉन्ग बी, इधर ए कोस थीटा की हमने वैल्यू निकाल दी, वो है ए डॉट बी, लिहाजा ए कोस थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट की ए डॉट बी डिवाइड बाई बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी भी आ गया। 44 MCQ जो है ए बी का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड बाई बी, बी का मैग्नीट्यूड। 45वां MCQ जो है वह द रिजल्टेंट ऑफ एडिंग वेक्टर ए, नीले रंग का वेक्टर उसी का ही नेगेटिव वेक्टर है, तो सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो आंसर आएगा ज़ीरो या नल वेक्टर। नल वेक्टर को ज़ीरो के ऊपर तीर भी बना देते हैं शो करने के लिए। अगर नल वेक्टर अंग्रेज़ी में लिखा हो तो फिर इसे क्लिक कर देना है, अगर ज़ीरो लिखा हो, एक जगह ज़ीरो लिखा हो और एक जगह ये ज़ीरो के ऊपर तीर बना हो, तो आपने तीर वाले को करना है क्लिक। अगर ये ऑप्शन दी गई हो और एक ऑप्शन ये दी गई हो और एक कहा गया होगा वेक्टर ए को उसके नेगेटिव में ऐड करना है, तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। 46 MCQ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑपोजिट टू अ सिंगल बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम इज, कह रहा है मास 3 किलोग्राम की एक सिंगल बॉडी है, इस पर 5 न्यूटन की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। 5 न्यूटन की फोर्स राइट और लेफ्ट साइड पे मैंने बना दी है फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए मैंने तीरों की लंबाई भी सेम रखी है, तो नेट फोर्स इस पर ज़ीरो आएगी, मींस रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स इस पर क्या होगी, ज़ीरो न्यूटन। ज़ीरो न्यूटन लिख दिया मैंने, ये नेट फोर्स खाली ज़ीरो भी कह देगा वो। 47 MCQ डायरेक्शन ऑफ टार्क कैन बी फाउंड बाय, टार्क की डायरेक्शन बताएं। ये तो सीधा MCQ था कि राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ टार्क होती है। बहरहाल इसमें मैं इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा समझा भी देता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ टार्क राइट हैंड रूल से कैसे निकालनी है। तो डायरेक्शन ऑफ टार्क निकालने के लिए ये तस्वीर बनाई हुई है, आपकी पिक्चर आपकी बुक से तस्वीर ली है 2.12 B और C है पिक्चर। पहली सूरत देखते हैं, नीले रंग का वेक्टर A है और ग्रीन कलर का वेक्टर B है। अब A और B को आपने मिलाना है। A और B के दरमियान दो पॉसिबल एंगल है, एक एंगल थीटा है, ये छोटा एंगल है, किताब में लिखा है रोटेट द एंगल A इंटू B थ्रू स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल, ये इस तरह लिखा हुआ है। ये एंगल थीटा एक है, एक ये वेक्टर है और B के दरमियान एक दूसरा वेक्टर जो बन सकता है वो मैं इसको फाई कह देता हूँ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, फाई कह दिया उसको मैंने वैसे समझाने के लिए। तो फाई बहुत बड़ा है और B के दरमियान स्मॉलर एंगल इन दोनों में से सिर्फ थीटा है, फाई बड़ा वाला एंगल है, फाई भी और B के दरमियान एंगल है लेकिन वो बड़ा वाला एंगल है, छोटा एंगल A और B के दरमियान थीटा है। तो अब A को B के क्रॉस आपने घुमाना है और जिस तरह घुमाना है इस तरह अपनी हाथों की उंगलियों को भी घुमाना है और अंगूठा अपना सीधा रखना है। तो इस तरह वो जो अंगूठा होगा वो इरेक्टेड जो थंब होगा वो डायरेक्शन में पॉइंट करेगा A क्रॉस B की। इसको मार्कर के ज़रिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर। फॉर एग्जांपल ये नीले रंग का वेक्टर A है, ये जो नीला मार्कर जिस तरह मैंने इधर बनाया है, और एक ग्रीन कलर का मार्कर जो है वो वेक्टर B है। तो ये दो वेक्टर हो गए A और B। इसको इस तरह मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, दो वेक्टर A और B हो गए। तो इन दोनों को मिलाना है, जैसे कि मैंने मिला दिया। इन दोनों के दरमियान दो एंगल हैं, एक एंगल ये वाला है, इन दोनों के दरमियान ये एंगल छोटा है और ये एंगल बाहर वाला बड़ा है। तो छोटे एंगल किससे हमने घुमाना है, A और B। नीला वेक्टर है, ग्रीन कलर का वेक्टर B है, जैसे इस पिक्चर में दिखा दिया है। अब A को B के क्रॉस घुमाना अपनी हाथों की उंगलियों से। अपनी हाथों की उंगलियां A के ऊपर रखें जैसे मैंने रख दी और उंगलियों को B की तरफ लेके जाएं, B की तरफ। हाथ का अंगूठा सीधा रखें ऊपर, तो ये जो इरेक्टेड थंब है ये A क्रॉस B को शो करेगा। तो जैसे मैंने किया है, नीला जो वेक्टर था इस तरह अपनी हाथों की उंगलियों ऊपर रख ली और फिर इसको घुमाया B की तरफ, अंगूठा अपना सीधा रखा, तो इरेक्टेड थंब जो है मेरा आउट ऑफ द पेज पॉइंट कर रहा है, मीन ये पेज से बाहर आ रहा था। तो ब्लैक रेड कलर का जो मैंने A क्रॉस B लिखा हुआ है वो इस तरह मैंने अंगूठा ऊपर आया था, तो ये रेड कलर का A क्रॉस B बाहर की तरफ था, ये बाहर की तरफ था। अब अगर मैंने B क्रॉस A करना है तो B को A की तरफ लेके आना। B जो है ग्रीन है, A रेड ब्लू है, तो ग्रीन पर अपनी उंगलियां रखनी है पहले ऐसे, फिर उनको A की तरफ लेके आना राइट हैंड की। अंगूठा मेरा इस दफ़ा नीचे है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। इस तरह करेंगे तो अंगूठा नीचे ही आया है, तो नीचे अंगूठे से मुराद है कि जो है B क्रॉस है वह इनटू दी पेज है। मेरा अंगूठा पेज को नीचे से क्रॉस करके नीचे की तरफ, नीचे टेबल से भी नीचे जाएगा, तो B क्रॉस से आ गया। और ये था तरीका डायरेक्शन ऑफ टार्क फाइंड करने का। MCQ तो सीधा था कि भाई डायरेक्शन ऑफ टार्क कैन बी फाउंड बाई राइट हैंड रूल, लेकिन मैंने समझा दिया इसे मार्कर से। एक और MCQ है 48, A प्लस B, दो वेक्टर हैं A प्लस B बराबर है B प्लस A, दिस शोज दैट द एडिशन ऑफ वेक्टर इज, आंसर है कम्यूटेटिव।
मैथ में आपने 6 क्लास से ही पढ़ लिया होगा, 6, 7, 8 में और 9th में भी, कि इस तरह ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इसे कहते हैं, जिसमें जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। ए को बी में ऐड कर दें, बी को ए में ऐड कर दें, ये फ़र्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये तो फैक्ट बेस्ड था, सिर्फ मैथ में आप पढ़ चुके हैं। 49 MCQ ये भी पूछा जाता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दिस शोज दैट द स्केलर प्रोडक्ट इज, तो ये कम्यूटेटिव है, ये बुक में भी लिखा हुआ है वैसे। और इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैटर नहीं करता कौन सा ऑर्डर है। ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए डॉट बी बराबर है ए बी कोस थीटा और बी डॉट ए बराबर है ए बी कोस थीटा, दोनों बराबर ही होते हैं, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ है। 50 MCQs है, 50th MCQs है, कंप्लीट रिक्वायरमेंट फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा करूँ कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए पूरी शर्त क्या है। पूरी शर्त ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल टार्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो सारी फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, सारी टार्क का सम जीरो होना चाहिए, तो फिर बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। अच्छा, सारी फोर्सेस में दो चीज़ें आ जाती हैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू, सारी फोर्सेस जो एक्स डायरेक्शन में लग रही हैं वो जीरो होनी चाहिए, और सारी फोर्सेस जो वाई डायरेक्शन में लग रही हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऑप्शन में ये लिखा होगा, ऐसी ऑप्शन जिसमें सिग्मा एफ, फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन है सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, बी ऑप्शन है सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, और सी ऑप्शन है सिग्मा एफ जीरो एंड सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। तो आप सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सिग्मा एफ भी जीरो होनी चाहिए, सिग्मा टॉर्क भी जीरो होनी चाहिए। या अगर किसी ऑप्शन में सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो के साथ ये दो लिख देता है, तो इन दोनों का मतलब यही है, तो फिर आप उस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। एक और पूछा जा सकता है कि कंप्लीट रिक्वायरमेंट के लिए बॉडी का फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी है और सेकंड को भी। ये सिग्मा एफ और ये वाला जो नीले ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये फर्स्ट कंडीशन नहीं होती है। सारी फोर्सेस का सम जीरो हो इसे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, सारी टार्क का सम जीरो हो तो इसे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। लास्ट MCQs है, इन द थर्ड क्वाड्रेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाई tan इनवर्स आर वाई और एक्स इज, कह रहा तीसरे क्वाड्रेंट में जो डायरेक्शन है वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर ये है फाई, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर के बाद में इसने ये लिखा, कह रहा वो कैसे होगी। तो तीसरे में समझने से पहले से स्टार्ट करते हैं कि पहले वेक्टर में क्या डायरेक्शन होगी, फाई और थीटा में क्या फ़र्क है, इसे चेक करेंगे। ये पेज 30 में है आपकी बुक का, उधर से तस्वीरें ली गई हैं। ये जो है पहला क्वाड्रेंट है, पहले केस में ये रेड कलर का जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर है, ये पहले क्वाड्रेंट में है, मींस इसका जो एक्स एक्सिस पहले क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। फाई जो है नीले रंग से शो किया गया, फाई एंगल फाई वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल होता है अपने क्वाड्रेंट के एक्सिस के साथ। इसका पहला क्वाड्रेंट था और पहले क्वाड्रेंट का एक्सिस जो था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, इसलिए फाई जो है इस तरह मैंने नीले से शो कर दिया है। ग्रीन कलर का एंगल थीटा होता है रिजल्टेंट वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो पहले क्वाड्रेंट में इस सूरत में इसका ग्रीन वाला थीटा भी वही है और फाई भी वही है, इसलिए हमने कह दिया फाई और थीटा सेम है। तो इन दोनों में जो फ़र्क है वो दूसरे से सही तरह वाज़ेह होगा। दूसरे केस में रिजल्टेंट वेक्टर जो रेड कलर का है वो दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो फाई एंगल दूसरे क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस लगता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो फाई एंगल रिजल्टेंट वेक्टर का अपने क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स एक्सिस होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, तो इसे ये एक्सिस लगता है। इसके साथ एंगल जो है फाई है नीला। लेकिन एंगल थीटा रिजल्टेंट वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल था इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो फिर एंगल थीटा बनता है। अब ये फाई और थीटा बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। थीटा कैसे निकालना है, ये जो पूरा एक्स एक्सिस है इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल होता है 180। अगर 180 में से फाई को निकाल देंगे तो थीटा आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा 180 माइनस फाई। अब पता चले फाई कैसे निकालना है, तो फाई ऐसे निकालेंगे कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ब्लू रेड कलर का, इसका एक एक्स एक्सिस होगा, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है तो इसका एक वाई कंपोनेंट जो होगा वो आर वाई होगा, इतना होगा इधर तक, इधर से लेके इधर तक। और इसका एक्स कंपोनेंट होगा आर एक्स, इतना होगा वो। आर वाई इसका पॉजिटिव है, आर एक्स इसका नेगेटिव है। लेकिन जब इधर फार्मूले में पुट करना ना फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स,
आर वाई इसका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पुट करना है, और आर एक्स जो नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव ही पुट करना है। तो चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव ही पुट करना है। इस तरह फाई आ जाएगा आर वाई और एक्स से। और थीटा कैसे निकालेंगे दूसरे केस के लिए, दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हो वह 180 में से, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 है, इसमें से अगर फाई निकाल देंगे बाकी थीटा बच जाएगा। तीसरा केस है, तीसरे क्वाड्रेंट में है रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो फाई एंगल होता है रिजल्टेंट वेक्टर का अपने क्वाड्रेंट के साथ, अपने क्वाड्रेंट के एक्सिस के साथ एंगल, एक्स एक्सिस के साथ। तीसरे क्वाड्रेंट में रेड कलर का रिजल्टेंट वेक्टर है। तीसरे क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, एक नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का अपने जो एक्सिस है, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, उसके साथ एंगल फाई हो गया। और थीटा जो होता है, आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो एंगल थीटा बन गया। फाई कैसे निकालना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका वाई कंपोनेंट होगा, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, इतना इसका वाई एक्स कंपोनेंट है, ये इसका सारा, इधर तक इसका वाई कंपोनेंट है, इधर तक इसका एक्स कंपोनेंट है। आर वाई भी नेगेटिव होगा, आर एक्स भी नेगेटिव होगा क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट है, लेकिन इधर आर वाई और एक्स दोनों पॉजिटिव पुट करने हैं फाई निकालने के लिए। इधर से फाई आ गया। थीटा कैसे निकालना है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल है वो 180 है, तो 180 सारा कवर कर लिया, उसके बाद इतना फाई एंगल है। पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 है, और 180 में प्लस इतना से एंगल ऐड करेंगे तो टोटल एंगल थीटा आ जाएगा। चौथा केस है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है चौथे क्वाड्रेंट में है। चौथे क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो फाई एंगल था रिजल्टेंट वेक्टर का अपने क्वाड्रेंट के एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस का एंगल। तो फाई का जो इधर एंगल बनेगा वो नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना, ये वाला एंगल। और थीटा होता है रिजल्टेंट वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये जो एंगल थीटा एंगल फाई मैंने बनाया है ब्लू कलर का, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे की तरफ बनाया है, और ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये निकालना कैसे है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इतना इसका आर एक्स होगा, इतना इसका आर वाई होगा। फाई निकालना tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स। इस सूरत में आर एक्स तो पॉजिटिव है, आर वाई नेगेटिव है, लेकिन आर वाई भी इधर पॉजिटिव पुट करेंगे, वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, इधर से फाई आ जाएगा। थीटा निकालना है, पहले क्वाड्रेंट में एक्स पहली स्ट्रेट लाइन में एंगल जो होगा वो सारा होता है, ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ये वाला सारा सर्कल में एंगल होता है 360 का। यहाँ पर इस तरह समझ लें, एक्स पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई तक जाने के लिए 90 का एंगल, ये सारा एंगल 90, ये भी 90, ये 180 हो गया, ये भी 90। तो 180 में 90 करेंगे 270, फिर ये 270 में 90 पुट करेंगे तो 360, मींस ये जो सारा बना हुआ है ये एंगल 360 है। मैंने इनको 90 में डिवाइड करके समझा दिया है। पहला एक्स से वाई तक जाएंगे तो 90 का एंगल, फिर पॉजिटिव वाई से नेगेटिव एक्स तक जाएंगे, ये भी 90, फिर नेगेटिव एक्स से नेगेटिव वाई तक 90, फिर नेगेटिव वाई से पॉजिटिव एक्स तक 90। तो सारा एंगल 360 का है। 360 में से अगर ये नीले रंग का फाई निकाल देंगे तो बाकी ग्रीन कलर का थीटा बच जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस फाई। और एक चीज़ दोबारा रिपीट कर दूँ कि इसमें जो है फाई की जब निकालना तो आर वाई आर एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये आखिरी था MCQs, लास्ट वीडियो थी इस प्लेलिस्ट की जिसमें हम नया फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के चैप्टर 2 के सारे पास पेपर के MCQ सॉल्व कर दिए। खुदा हाफिज़।